वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, पिछले कुछ एक लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस किया है। तो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस कर लिया है उसको मैं शॉर्ट में लेते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले आइसोमर की बात की थी। किसकी बात की थी? आइसोमर की। और जब कभी आइसोमर की बात हो तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे, क्या कि आइसोमर के लिए मस्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी आइसोमर हो, ठीक। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसके बाद इनके अंदर अंतर क्या होगा? अंतर होता है इनमें डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, यानी इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुणों में अंतर होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे अणु जिनके अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो परंतु उनके गुणों में अंतर हो, आइसोमर होते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज में अंतर पैदा हुआ है ना, ये या तो उनकी संरचना में अंतर होने की वजह से हो सकता है, यानी हो सकता है जिन मॉलिक्यूल से आप डील कर रहे हो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट उनकी स्ट्रक्चर में अंतर हो, उस वजह से प्रॉपर्टीज में अंतर आ गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो मगर उनके 3D ओरिएंटेशन में यानी त्रिविमीय अभिविन्यास में अंतर हो, उस वजह से प्रॉपर्टीज में अंतर आ चुका हो। यानी कि जो आइसोमर होते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज में अंतर पैदा होता है वो या तो स्ट्रक्चर में भिन्नता की वजह से हो सकता है या त्रिविमीय अभिविन्यास में भिन्नता की वजह से हो सकता है। इसलिए आइसोमर को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया हुआ था। एक था स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावेवी वाला, और दूसरी कैटेगरी थी स्टीरियो। स्टीरियो मतलब त्रिविम समावेवियों वाली कैटेगरी। वैसे तो हमें स्टीरियो को ही डिस्कस करना है, लेकिन फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपसे कहा था कि स्ट्रक्चरल में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा कैसा भी आइसोमर हो, बट डिफरेंट होगा इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो कनेक्टिविटी है, क्या है? कनेक्टिविटी बिटवीन एटम वो डिफरेंट होगी, यानी एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्या डिफरेंट हो जाएगी? बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग में अंतर आपको दिखाई देता है, यानी आपको दो ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट आप देखते हैं कि दोनों में बॉन्ड जो है वो अलग अलग तरह के हैं, मतलब एटम्स के बीच की कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट टाइप की है, तो फिर आप कहेंगे कि भाई इनके अंदर तो स्ट्रक्चर में अंतर है, और अगर स्ट्रक्चर में अंतर है तो फिर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका एग्जाम्पल लिया था कि भाई जैसे आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर एक दूसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इस तरह से, और इनकी कनेक्टिविटी को चेक करें। कनेक्टिविटी से मतलब कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किससे बंधा हुआ है। तो ये ए बी से है और बी सी से बंधा है और सी डी से है। यहाँ चेक करें, ए सी से है, सी बी से है और बी डी से है। क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों के अंदर कनेक्टिविटी डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? देखो, यहाँ ए और सी के बीच में है कनेक्टिविटी, जो बॉन्ड जो है वो ए और सी के बीच में है, बट यहाँ जो बॉन्ड है वो ए और बी के बीच में है, यानी बॉन्ड अलग हो गए। यहाँ बी और डी के बीच में बॉन्ड है, जबकि यहाँ जो बॉन्ड है वो सी और डी के बीच में है, यानी बॉन्ड ही अलग है, कनेक्टिविटी ही अलग है। और अगर कनेक्टिविटी अलग है तो फिर स्ट्रक्चर अलग है, और स्ट्रक्चर अलग है तो फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ठीक। दूसरा हमने डिस्कस किया था स्टीरियो आइसोमर के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर केस में सेम होना है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर में एक खास बात है कि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, मतलब जो कनेक्टिविटी होती है, जो बॉन्डिंग होती है वो भी सेम है, ठीक। यानी अगर आपको ऐसे दो मॉलिक्यूल दिखाई दें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन आप देखें कि उनके अंदर बॉन्ड भी एक जैसे हैं, मतलब कनेक्टिविटी भी एक जैसी है, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर भी एक है, परंतु फिर भी वे मॉलिक्यूल एक नहीं है,
तो डेफिनेटली उनके ओरिएंटेशन में या 3D अरेंजमेंट में या कहूँ त्रिविमीय अभिविन्यास में अंतर होगा और वो स्टीरियो आइसोमर होंगे। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहना है, बट डिफरेंट होगा इनके अंदर, और वो डिफरेंट होगा इन 3D ओरिएंटेशन। त्रिविमीय अभिविन्यास जो है वो डिफरेंट होने वाला है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। ये स्टीरियो केमिकल फार्मूला क्या है भैया? तो स्टीरियो केमिकल फार्मूला वो फार्मूला है जो मॉलिक्यूल्स में उपस्थित पार्टिकल्स या एटम या ग्रुप उनके 3D अरेंजमेंट को बताता है, यानी त्रिविमीय अभिविन्यास को बताता है। तो वो फार्मूला स्टीरियो केमिकल फार्मूला होता है। यानी स्टीरियो केमिकल फार्मूला जब आप किसी का बनाते हैं तो आप उसके ओरिएंटेशन का ध्यान रखते हैं। आप सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते, बल्कि आप उसके ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे CH4 होता है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये होता है, ठीक। अब आप इसकी स्ट्रक्चर को दो तरह से लिख देते हैं। कई बार तो हम लोग ऐसा करते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टीरियो केमिकल फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये इसके 3D ओरिएंटेशन को नहीं बता रहा। ये हाइड्रोजन के त्रिविम में अभिविन्यास को नहीं बता रहा कि हाइड्रोजन किस तरह से अरेंज है। ये तो सिर्फ बॉन्ड बता रहा है कि CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। सारे ही बॉन्ड कैसे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, क्योंकि ये बॉन्डिंग बता रहा है, ठीक। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिखता कि ये C है और ये H है और ये H है, और एक H को मैं आउट ऑफ प्लेन ले आता, डार्क जब कर देते हैं तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और डॉटेड कर देते हैं तो ये अवे द प्लेन से पीछे की तरफ चला जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो अब ये स्ट्रक्चर तो बता ही रहा है, बॉन्डिंग तो बता ही रहा है, बॉन्डिंग के साथ साथ ओरिएंटेशन भी बता रहा है कि भाई ये H और ये वाली H तो प्लेन में है, बट ये वाली H जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, और ये वाला जो H है वो ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ है, ठीक। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे पता चलता है कि एक्चुअल में कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो त्रिविम में यानी स्पेस में किस तरह से अरेंज हैं और कौन सी जियोमेट्री का वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं इन सबको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक टेट्राहाइड्रल बनता दिखाई देता है कि नहीं देता। तो ये है इसका स्टीरियो केमिकल फार्मूला जो इसके ओरिएंटेशन को बता रहा है, ठीक। यानी अगर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझना है तो आपको मॉलिक्यूल का 3D ओरिएंटेशन मालूम होना चाहिए, यानी 3D में वो किस तरह से विजुलाइज होगा। यू प्ले विद द मॉलिक्यूल्स, आपको मॉलिक्यूल के साथ खेलना पड़ेगा, मतलब उसे घुमा फिरा कर देखना पड़ेगा ताकि आप उसके अंदर अंतर कर पाओ। बट मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि स्टीरियो आइसोमर के अंदर ये सब सेम होगा, बट 3D ओरिएंटेशन अलग होगा, यानी स्टीरियो केमिकल फार्मूला में क्या होगा? अंतर होगा। इस बात को समझने के लिए हमने बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लिया था। हमने कहा था कि भाई आप एक इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें और A, B, C और D लिख दें। फिर आप एक दूसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, उसके अंदर आप क्या करें? इस तरह से लिख दें C और इधर लिख दें D, ठीक है। क्या लगता है आपको, क्या कनेक्टिविटी अलग अलग है क्या? जरा सोचो और देख करके बताओ। पढ़ चुके हो आप लोग। देखो A B से कनेक्टेड है, B C से है और C D से है। यहाँ भी तो वही है, A B से है, B C से है और C D से है। तो फिर अंतर क्या है? एक्चुअली यहाँ पर अंतर ओरिएंटेशन का है। यह सभी एटम लीनियर फॉर्म में अरेंज हुए हैं, हुए हैं कि नहीं? एक सीधी रेखा में। और यहाँ जो ये अरेंज हुए हैं ये कुछ इस तरह से हुए हैं। तो ये ओरिएंटेशन का अंतर है। स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसके बाद भी ओरिएंटेशन जो है वो क्या है? अलग अलग है। तो ये स्टीरियो आइसोमर होंगे, ठीक है। हमने एक और एग्जांपल लिया था इस बात को समझने के लिए, और वो ये था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ CABED, और फिर मैं क्या करता हूँ CBEAD, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। आप कनेक्टिविटी चेक करें। C की कनेक्टिविटी A से है, बट C की कनेक्टिविटी B से है। A की कनेक्टिविटी B से है कि नहीं है? A और B कनेक्टेड है, जबकि A की कनेक्टिविटी किससे है? D से है। यानी कनेक्टिविटी अलग अलग है, यानी बॉन्ड अलग अलग है।
अगर बॉन्ड अलग अलग हैं तो स्ट्रक्चर अलग है, और स्ट्रक्चर अलग है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाते हैं, ठीक। लेकिन फिर मैंने कहा था कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, C A B E और D, सही है। और ऐसे लिखता हूँ C A B E और D। क्या लगता है, बॉन्ड अलग अलग है क्या, कनेक्टिविटी अलग है क्या? देखो जरा, C A के बीच में बॉन्ड है, C A के बीच में है, C और B के बीच में है, C और B के बीच में है, C और E के बीच में है, C और E के बीच में है, C और D के बीच में है, C और D के बीच में है। यानी सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, मतलब कनेक्टिविटी एक जैसी है। C A से जुड़ा है तो यहाँ भी C A से ही जुड़ा है। तो फिर इनमें अंतर क्या है, क्या दोनों सेम है? भाई लुकिंग वाइज तो आपको दोनों सेम नहीं लग रहे होंगे, तो अंतर क्या है? अंतर एक्चुअली ओरिएंटेशन का है कि C के चारों ओर जो ग्रुप लगे हैं वो कुछ इस तरह से लगे हैं कि ये ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल हो गई है। बोलो हुई है कि नहीं हुई? जबकि यहाँ C के चारों ओर जो ग्रुप लगे हैं वो इस तरह से लगे हैं कि ये जियोमेट्री एक तरह से स्क्वायर प्लेनर हो गई है। इसलिए दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, बट इस बार ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अंतर है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अंतर है, बस अंतर आया है ओरिएंटेशन में। और जब कभी ओरिएंटेशन में अंतर हो तो फिर वो स्टीरियो आइसोमर हो जाते हैं। कौन से आइसोमर हो जाते हैं? स्टीरियो आइसोमर। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक। फिर हमने स्टीरियो आइसोमर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था। दो कैटेगरी कौन सी थी? एक हमने रखा था कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, और दूसरा हमने रखा था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल हिंदी में कहा था संरूपण, और कॉन्फिगरेशनल हिंदी में कहा था विन्यासी। अब चूंकि दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं, इसलिए दोनों के लिए कॉमनली कहा जा सकता है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होंगे? सेम होंगे। बट दोनों में ही डिफरेंट क्या होगा? 3D ओरिएंटेशन, इसे त्रिविमीय अभिविन्यास बोल सकते हैं, डिफरेंट होगा। सही है, ये अंतर दोनों में होगा, ठीक। तो ये तो इनकी कॉमन सी बात है। बट कॉन्फिगरेशन के केस में हमने कहा था कि दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, यानी ये एक दूसरे में बदल नहीं सकते। दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, जबकि ये जो थे ये इंटरकन्वर्टेबल थे, यानी एक दूसरे में बदल सकते थे नॉर्मली, ठीक है। ऐसा क्यों था? अगर आपको ध्यान है तो मैंने कहा था कि भाई आप ऐसा करें, दो एटम लें A और B, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दें, ठीक। और फिर आप एक को फिक्स रखें, इसको फिक्स रखें और इसको रोटेट करने की कोशिश करें, तो क्या ये पॉसिबल होगा? यानी एक को फिक्स रखते हुए डबल बॉन्ड के अलोंग आपको दूसरे एटम को रोटेट करना है, तो आप देखेंगे कि ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। जबकि इसके लिए हमने कहा था कि यहाँ आप दो एटम रखें और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड रखें, और फिर आप एक को फिक्स रखते हुए दूसरे को रोटेट करें, तो सिंगल बॉन्ड है, इजीली रोटेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस रोटेशन का फर्क पड़ता है इंटरकन्वर्टेबल होने में। कैसे पड़ता है? कि अगर इंटरकन्वर्टिबिलिटी है, यानी अगर रोटेशन है, ठीक, तो एक ओरिएंटेशन दूसरे ओरिएंटेशन में बदल जाएगा। जबकि अगर फ्री रोटेशन नहीं है तो एक ओरिएंटेशन दूसरे ओरिएंटेशन में नहीं बदलेगा। इस बात को मैं ऐसे समझाऊं एग्जांपल लेकर के, तो मैं आपसे कहता हूं C डबल बॉन्ड C है, और यहाँ पर मान लो A जुड़ा है, और यहाँ B जुड़ा है, और यहाँ पर भी A जुड़ा है, और यहाँ पर B जुड़ा है, ठीक। इसका मैं एक दूसरा ओरिएंटेशन लिख देता हूँ, C A B डबल बॉन्ड B A, ठीक है। और मैं एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख देता हूँ
सी सी, ए बी और यहाँ जोड़ देता हूँ डी, फिर दूसरा यहाँ लिख देता हूँ ए बी और यहाँ जोड़ देता हूँ डी। ठीक है, एक और ओरिएंटेशन लिख देता हूँ सी ए बी डी। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ डी ए बी। मेरी बात को समझना, देखो पहले तो गौर करो क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है, और अलग है तो इनमें क्या अंतर है। तो देखो आप देखेंगे कि अगर आप कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो डबल बॉन्ड है सी और सी के बीच में, ये सी ए से जुड़ा है, ये बी से जुड़ा है, ये भी ए से जुड़ा है और ये भी बी से जुड़ा है, ये बी से और ये ए से, तो ये भी बी से और ए से जुड़ा है, मतलब कनेक्टिविटी सेम है, बॉन्ड सारे एक जैसे हैं। जब बॉन्ड एक जैसे होते हैं तो स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता, यानी स्ट्रक्चर में तो कोई अंतर है नहीं, यानी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं हो सकते। ठीक, तो फिर क्या अंतर है? अगर इनमें कोई अंतर है तो आप इस ए को नोटिस करें और इस ए को नोटिस करें, और आप देखेंगे ए के जस्ट सामने ए दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ आप इस ए को नोटिस करें और इस ए को नोटिस करें, और आप देखेंगे ए और ए एक दूसरे के कहाँ है? अपोजिट है, क्योंकि इस बार ए के सामने कौन है? बी है, जबकि यहाँ ए के सामने कौन था? ए था। ठीक, इसका मतलब इस बार ओरिएंटेशन में अंतर आ रहा है, अभिविन्यास में अंतर आ रहा है। ए के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप आ रहा है वो बदल चुका है। यहाँ ए के रेस्पेक्ट में सामने कौन सा ग्रुप था? ए, और यहाँ ए के रेस्पेक्ट में सामने कौन है? बी, यानी इस बार ओरिएंटेशन बदला है, मतलब मॉलिक्यूल तो डिफरेंट है ना, चाहे वो किसी भी वजह से हो। अब मैं आपसे कहता हूँ क्या आप इस स्ट्रक्चर को इसमें बदल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हम बदल तो सकते हैं, बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन को फिक्स रखते हुए इस कार्बन को रोटेट करना पड़ेगा। क्यों? जब मैं इसको फिक्स रखते हुए इसको रोटेट करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो ये बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। जब बी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा तो फिर सेम यही सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, यानी इसको इसमें बदला जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? रोटेशन होना चाहिए। एक कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए, एक सी को कांस्टेंट रखते हुए, इसको कांस्टेंट रखते हुए, फिक्स रखते हुए इसका फ्री रोटेशन होना चाहिए। अब जरा सोचो, क्या ये फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड के अलाउड है? बताओ जरा। हमने कहा डबल बॉन्ड के अलाउंग फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप इसको फिक्स रखते हुए इसको रोटेट नहीं कर सकते। जब आप इसको रोटेट नहीं कर सकते तो इस स्ट्रक्चर को आप इसमें नहीं बदल सकते, और ना ही इस स्ट्रक्चर को आप इसमें बदल सकते हैं, यानी इंटरकन्वर्टिबिलिटी नहीं है। किस वजह से नहीं है? फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, इस वजह से। ठीक है, जबकि मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को अच्छे से देखो और बताओ इनमें क्या अंतर है, तो आप देख लेना बॉन्ड सारे एक जैसे हैं, कनेक्टिविटी एक जैसी है, लेकिन अंतर यहाँ भी ओरिएंटेशन का है। कैसे है? देखो आप जरा, यहाँ डी के सामने कौन है? डी, जबकि यहाँ डी के सामने कौन है? बी। बाकी तो सब कुछ सेम है, इसका मतलब ओरिएंटेशन बदल गया है। डी के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप सामने आ रहा था, अब वो ग्रुप सामने नहीं है, उसकी जगह दूसरा ग्रुप है और वो है बी, यानी ओरिएंटेशन बदला है। लेकिन मैं आपसे कहूँ क्या आप इसको इसमें बदल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं, बस हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा इसको फिक्स रखते हुए इस कार्बन को घुमाना पड़ेगा। कैसे? देखो, मैं इसको तो फिक्स रख रहा हूँ, ये तो आपको चेंज नहीं करना, ये तो फिक्स रख दिया मैंने। ठीक है, इसको फिक्स रखते हुए इसको घुमाओ, ए को बी की जगह पर ले आओ, बी को डी की जगह पर, और इस डी को वापस ए की जगह पर, यानी आप ऐसे रोटेट करो। ठीक, इसको फिक्स रखो और इस कार्बन को घुमा दो। जब आप इसको फिक्स रखते हो इस कार्बन को घुमाएंगे तो ए कहाँ आ जाएगा? बी की जगह पर, तो ये रहा ए। बी कहाँ आ जाएगा? डी की जगह पर, तो ये रहा। और डी कहाँ आ जाएगा? ए की जगह पर, तो ये रहा। ठीक, यानी इसको फिक्स रखते हुए अगर इसको रोटेट किया जाए तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल सकती है। लेकिन क्या रोटेशन अलाउड है? तो आप कहेंगे बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन किया जा सकता है। तो यहाँ सी और सी के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल, और सिंगल है तो रोटेशन किया जा सकता है। और अगर रोटेशन अलाउड है तो ये स्ट्रक्चर इसमें बदल सकती है और ये स्ट्रक्चर इसमें बदल सकती है, यानी इंटरकन्वर्टिबिलिटी है। बोलो है कि नहीं है? तो हमने यही कहा था
कि कॉन्फिगरेशनल जो होंगे उनके अंदर इंटरकन्वर्टिबिलिटी नहीं होगी, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज नहीं होगा नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। बाकी वैसे तो चेंजिंग किया जा सकता है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दूं तो एनर्जी से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल टूट करके सिंगल हो जाएगा, और सिंगल हो जाएगा तो इस तरह से रोटेशन हो जाएगा और ये इसमें बदल सकता है। लेकिन मुझे रोटेशन करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ गया ना, मतलब मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, और जब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो ये काम खुद तो नहीं होगा ना, यानी ये मॉलिक्यूल खुद तो रूम टेम्परेचर पर इस पर नहीं बदलेगा ना। तो हम तो बस वही बात कर रहे हैं, क्या ये खुद रूम टेम्परेचर पर इस पर बदल सकता है? नहीं बदल सकता, बट ये बदल सकता है। क्यों? क्योंकि रोटेशन अलाउड है। इस रोटेशन के लिए कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना, बस कार्बन को या सी को बस घूमना है, और घूमने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है। इसलिए इस मॉलिक्यूल के अंदर आसानी से रोटेशन हो जाएगा और ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा तो ये वापस इसमें भी बदल जाएगा, यानी ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। जबकि यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पर ये एक अलग ओरिएंटेशन है, एक अलग मॉलिक्यूल है, और ये भी एक अलग मॉलिक्यूल है। दोनों डिफरेंट है और दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, दोनों को पृथक किया जा सकता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। रूम टेम्परेचर पर ये और ये ओरिएंटेशन जरूर अलग है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? क्योंकि अगर आपने ये लिया है तो आपको पता है कि रोटेशन की वजह से ये अपने आप इसमें बदल जाएगा, तो आपने एक कंटेनर में इसको रखा हुआ है, आपने कहा भैया मेरे पास तो ये वाला ओरिएंटेशन है। थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये कार्बन रोटेट हो गया और रोटेट होकर इसमें बदल गया। इसलिए कंटेनर में आपको ये तो मिलेगा ही, क्योंकि ये तो लिया है आपने, इसके साथ साथ ये भी मिल जाएगा। क्यों? रोटेशन हो गया और ये इसमें चेंज हो गया। इसका मतलब दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, दोनों में ओरिएंटेशन का अंतर है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों के लिए सेपरेशन अलाउड नहीं है, यानी आप सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। और ये बात हम लोगों ने कर ली थी सारी ठीक है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर को पढ़ते समय फिर हमने कहा था कि जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमने जियोमेट्रिकल आइसोमर लिए थे और दूसरे हमने ऑप्टिकल आइसोमर लिए थे, और हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था जियोमेट्रिकल आइसोमर से, ज्यामिति समावयवियों से। जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए हमने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, और वो कंडीशन क्या थी जरा ध्यान दें। हमने कहा था कि फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, यानी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक। और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कब होता है? डबल बॉन्ड होता है, जैसे C डबल C हो रोटेशन नहीं होगा, C डबल बॉन्ड N हो रोटेशन नहीं होगा, N डबल बॉन्ड N हो रोटेशन नहीं होगा, या फिर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो भी रोटेशन नहीं होगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इस कार्बन को फिक्स रखते हुए इस कार्बन को रोटेट नहीं किया जा सकता, कार्बन को फिक्स करते हुए नाइट्रोजन को रोटेट नहीं किया जा सकता, नाइट्रोजन को फिक्स करते हुए नाइट्रोजन को रोटेट नहीं किया जा सकता। और साइक्लिक के केस में जो मेंबर साइकिल में हैं ये वाले, उनको इंडिविजुअली आप रोटेट नहीं कर सकते। यानी क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये बात भी हम लोग डिस्कशन में ले चुके हैं कि आप पूरे रिंग को तो रखें कांस्टेंट और केवल इस कार्बन को घुमाएं या इस एटम को घुमाएं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये भी एक डबल बॉन्ड जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। उसके बाद हमने दूसरी बात कही थी कि जिस एटम पर आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक कर रहे हैं, यानी जिस एटम पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो टू डिफरेंट ग्रुप बोलो या एटम बोलो, ये एटम अटैच्ड होने चाहिए। कहाँ अटैच होने चाहिए?
जहाँ रोटेशन लॉक है, यानी जिस के अराउंड आप लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने वाले हैं, जहाँ रोटेशन लॉक्ड है, जो डबल बॉन्डेड एटम है या जो साइकिल का मेंबर है जो एटम, उस पर जो ग्रुप लगे होना वो डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि जैसे मैं ये कहता हूँ तो यहाँ रोटेशन लॉक है क्योंकि डबल है, तो इस पर जो ग्रुप लगे हो ना वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ए नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक, ऐसे ही यहाँ ये साइकिल है, इस पर भी दो ग्रुप लगे होंगे और वो दोनों ग्रुप भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा है तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दिखाई देगी, और अगर ये सेम हो गए तो आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं देगी। मगर ध्यान रहे, आप डबल बॉन्डेड एटम्स की बात करते हैं तो दोनों एटम को कंसीडर करना है, दोनों पर ही डिफरेंट टाइप के ग्रुप होने चाहिए। मतलब इस पर भी जो दो ग्रुप लगे हो ना, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे वो ए और बी ही हो, लेकिन ये ए और ये बी दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक, यहाँ जो जुड़े हैं ए और बी ही जुड़े हैं, बट ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सिमिलरली जब आप साइकिल की बात कर रहे हैं तो भी आप दो एटम देखेंगे, एक ये देख लिया आपने ये वाला, तो एक आप ये वाला देखें या ये वाला देखें, इस पर जुड़े हुए ग्रुप भी भले ही वो ए और बी ही हो लेकिन आपस में अलग अलग होने चाहिए। यानी डबल बॉन्डेड एटम पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए, अलग अलग। एक कार्बन से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी देखना पड़ेगा डबल बॉन्डेड, उस पर भी जो ग्रुप लगे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, अलग अलग। ये सेम हो चल जाएगा, बट एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, वो अलग ही होने चाहिए। जिस साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हो तो जिस कार्बन की आप या जिस मेंबर की बात कर रहे हो जहां रोटेशन लॉक्ड है, उस पर जुड़े हुए ग्रुप भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक, हो सकता है इन दोनों पर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो जाए, पर आप इंडिविजुअली एक कार्बन या एक मेंबर की बात करें तो उस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देगी। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ दो ग्रुप जोड़ देता हूँ, एक ए जोड़ दिया और दूसरा मैंने बी जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ भी दो ग्रुप जोड़ता हूँ मगर दोनों सेम टाइप के जोड़ता हूँ। क्या, एक मैं यहाँ लेता हूँ दूसरा मॉलिक्यूल, इस पर मैं ग्रुप जोड़ता हूँ, यहाँ एक्स जोड़ दिया और यहाँ वाई जोड़ दिया, इस पर भी दो ग्रुप जोड़ता हूँ, यहाँ एक्स जोड़ दिया और यहाँ क्या जोड़ दिया, वाई। अब देखो मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले आप चेक करें कि क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। क्या कंडीशन है भाई, एक तो फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, तो वो तो आपको पता चल ही गया कि डबल बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, पहली कंडीशन कंप्लीट होती है। दूसरी ये है कि इंडिविजुअली कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये सी से कौन जुड़ा है, ए, और ये कौन है, बी, डिफरेंट है, मतलब ये कंडीशन पूरी कर रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आप दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को भी चेक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि भाई इस पर ए और इस पर ए, इसका मतलब इस पर तो दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम है, और सेम है तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को पूरा नहीं करता। क्यों नहीं करता, अगर मैं उसका जवाब आपको देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप इसका कोई दूसरा ओरिएंटेशन लिख के बताएं। क्या करें, इसका कोई दूसरा ओरिएंटेशन लिख के बताएं जो इससे अलग हो। आपको क्या करना है, आपको देखो बॉन्ड नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि बॉन्ड वगैरह तोड़ोगे तो फिर वो स्ट्रक्चर में अंतर आएगा और स्ट्रक्चर की बात हम कर ही नहीं रहे। आपको बॉन्ड को घुमा फिरा कर इधर उधर शिफ्ट करना है, मतलब कार्बन से बॉन्ड तो यही रहने चाहिए मगर इनको ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके इधर उधर करके आप कोशिश कर सकते हैं कि ये क्या आप कोई दूसरा ओरिएंटेशन लिख सकते हैं। मगर ऐसा मत कर देना कि इस कार्बन को से जो ए जुड़ा है इसको तोड़कर इस पर लगा दिया और यहाँ से बी को तोड़कर इस पर लगा दिया, फिर वो तो स्ट्रक्चर बदल जाएगी, फिर वो स्टीरियो की बात नहीं होगी। तो आप कोशिश करें और मुझे बताएं कि क्या आप इसका कोई दूसरा ओरिएंटेशन लिख सकते हैं। ठीक, आपको मॉलिक्यूल्स को घुमा फिरा कर तो देखना है, दाएं बाएं करके सब कुछ करके देखना है, बस कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना है, बस ये कंडीशन है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। तो आपने कहा हाँ कोशिश करते हैं, करो कोशिश, बॉन्ड तो तोड़ना नहीं है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन पे तो सब कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ, इधर ए और इधर बी, और मैं क्या करता हूँ इनको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर ए रख दूँ और नीचे ए रख दूँ। मैंने तो चेंज किया है, ये ए ऊपर किया है और ये ए नीचे किया है, मर्जी से किया है,
लेकिन ऐसा चेंजिंग करने के बाद कोई अंतर आया है क्या, वो मुझे देखना है। तो पहली सिचुएशन में ए के जस्ट सामने कौन था, ए, और बी के सामने कौन था, ए। यहाँ देखो ए के जस्ट सामने कौन है, ए, बी के जस्ट सामने कौन है, ए। वही कंडीशन है, बोलो है कि नहीं है। रेस्पेक्टिव पोजीशन बदली है क्या, नहीं बदली। अच्छा कुछ और ट्राई करते हैं। मैंने कहा सी डबल बॉन्ड सी है, मैंने कहा इस वाले को तो मैं फिक्स रखूंगा, इस पर तो मैं बॉन्डों को इधर उधर नहीं करूंगा, हाँ लेकिन मैं इस पर बॉन्डों को इधर उधर करके देखूंगा क्या कोई नई स्ट्रक्चर या नई जियोमेट्री में लिख पाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस बी को ऊपर कर दिया और ए को नीचे कर दिया, तो ये बी ऊपर हो गया और ए नीचे हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल शायद अलग हो सकता है। तो आप रेस्पेक्टिव पोजीशन चेक करें। पहली पोजीशन में ए के सामने कौन था, ए। गौर करो अभी भी ए के सामने ए है कि नहीं है। बी के सामने कौन था, ए था। गौर करो अभी भी बी के सामने ए ही है। एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ यह है कि ये जो मॉलिक्यूल जिस प्लेन में रखा हुआ है, आपने उस प्लेन को ही उठाकर उल्टा कर दिया है। इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं रोटेट कर दूं तो क्या होगा, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ये वाला ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। बोलो यही तो होगा। तो आपने क्या किया, मॉलिक्यूल को उठा करके उल्टा कर दिया, घुमा दिया है। मॉलिक्यूल को घुमाने से मॉलिक्यूल नहीं बदलता। जब मैं इसको घुमा दूंगा ऐसे तो ये बी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। घुमा रहा हूँ तो ये ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। घुमा रहा हूँ ये ए ऊपर और ये ए नीचे, ये कंडीशन हो गई, ठीक। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल को घुमा देते हैं तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई नया मॉलिक्यूल आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो ना तो ये इससे अलग है और ना ये अलग है, ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसी है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब भी अगर दो ग्रुप सेम टाइप के आ गए ना, तो आप उसकी नई फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, यानी उसका नया जियोमेट्रिकल आइसोमर आप नहीं बना सकते। ट्राई करके देख ले, बॉन्ड नहीं तोड़ना है आपको, बस बॉन्डों को इधर उधर करना है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं इस ए को ऊपर लिख दूं और इस ए को नीचे लिख दूं तो हो सकता है कोई नई स्ट्रक्चर मिल जाए मुझे, बट मैंने देखा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ए के सामने ए है और बी के सामने ए है, तो यहाँ भी वही है, कोई नई स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब स्ट्रक्चर से मतलब कोई नया अरेंजमेंट नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसको तो फिक्स रखते हैं और इसको घुमा दें, मतलब बी को ऊपर ले जाऊं और ए को नीचे ले जाऊं, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। मैंने ऐसा भी करके देख लिया, फिर भी मुझे यही लगा कि ए के सामने ए है, अभी भी ऐसा ही है, और बी के सामने ए है तो अभी भी ऐसा ही है। बस मैंने क्या कर दिया है, इस मॉलिक्यूल को उल्टा कर दिया, उल्टा करने से ये आ गया। तो किसी मॉलिक्यूल को उल्टा सीधा करने से ओरिएंटेशन नहीं बदलता, ठीक है। इसलिए ये तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, ये सेम टाइप के स्ट्रक्चर हैं। क्लियर है। अब इस पर ध्यान दो, देखो x के सामने x है और y के सामने क्या है, y है। अगर मैं इसकी एक ऐसी स्ट्रक्चर लिखूं, देखो जरा, ये है x y y और इस बार y को यहाँ रखूं और x को यहाँ रखूं, ठीक है। तो अब आप खुद कोशिश करें और समझें कि देखो यहाँ x के सामने x था और यहाँ x के सामने कौन है, y। रेस्पेक्टिव पोजीशन बदल गई है, पहले x के सामने x था, अब x के सामने कौन है, y है, ठीक है। यहाँ y के सामने y था, अभी y के सामने कौन है, x है कि नहीं है। तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, नहीं। इस बार ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, इनमें रेस्पेक्टिवल पोजीशन चेंज हो चुकी है। ऐसा कब संभव होता है, जब यहाँ जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। यहाँ जुड़े हुए भी ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अगर जुड़े हुए ग्रुप सेम हो जाए तो आप कुछ भी कर लें, बॉन्ड मत तोड़ना, मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमा फिरा लें, कोई एटम को नीचे से ऊपर ले आए, ऊपर से नीचे ले आए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले आए, कुछ भी कर लें, आप नई स्ट्रक्चर, नई जियोमेट्री नहीं लिख सकते, क्योंकि हर तरह से अरेंजमेंट वही आने वाला है। लेकिन अगर एटम से, डबल बॉन्डेड एटम से जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हैं, तो आप इजीली इसका दूसरा ओरिएंटेशन लिख सकते हैं। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। इसलिए यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव होगी और यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं होगी। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशनें हमने आपको बताई है और वो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये हो सकता है। लेकिन केवल इसी से काम चलने वाला नहीं है। दूसरा, दो डिफरेंट ग्रुप भी अटैच होने चाहिए, टू डिफरेंट ग्रुप एट रेस्ट्रिक्टेड
रोटेशन एटम, ठीक है, जिस पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उस एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आपको ये ध्यान है तो फिर अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि इनके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैं सबसे पहला एग्जांपल लिख देता हूँ एथीन, दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्रोपीन, और तीसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 1-ब्यूटीन, और एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर ही 2-ब्यूटीन। ठीक है, चेक करें। एथीन कितने कार्बन होंगे? 2। ईन लगा है, डबल बॉन्ड होगा। एथीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, सही है। तो इस कार्बन से कितने H होंगे? 2, और इससे भी कितने होंगे? 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल, रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि डबल बॉन्ड है। बट इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं? सेम। यहाँ भी कैसे हैं? सेम। क्या जीआई का केस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो डिफरेंट होने चाहिए थे ना आपस में। प्रोपीन की बात करें, कितने कार्बन होंगे? 3, और 3 कार्बन कैसे? ऐसे, एक डबल बॉन्ड। आप इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दिया करें पूरा ऐसे। इस कार्बन को लिखा है, इस पर एक H है और एक क्या है? CH3। इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ये जुड़ा है और इस पर 2 H है। क्या रोटेशन अलाउड है? नहीं, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। इस कार्बन पर एक CH3 और एक क्या है? H, डिफरेंट है, सही है। बट इस कार्बन पर दोनों सेम है, और जब दोनों सेम है तो फिर GI नहीं आएगा। ठीक, अब बात करें 1-ब्यूटीन की। 1-ब्यूटीन क्या होता है? कार्बन कितने हैं? 4। 1-ब्यूटीन है, मतलब नंबर 1 पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी आप हाइड्रोजन जोड़ दें, ये हो गया, सही है। मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले डबल बॉन्ड लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड C। इससे कौन जुड़े हुए हैं? H। इससे कौन जुड़ा हुआ? एक H, और इसी कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, यानी CH2, और CH2 से जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, क्या रोटेशन अलाउड है? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? 2 डिफरेंट ग्रुप, बट इससे सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं कि नहीं है? GI का केस नहीं बनेगा। लास्ट हमने लिया है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन में भी 4 कार्बन होंगे। ठीक, डबल बॉन्ड कहाँ है? नंबर 2 पोजीशन पर। बाकी हाइड्रोजन जोड़े, CH3 CH3, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, सही है। सबसे पहले आप डबल बॉन्डेड एटम को लिखा करें। ठीक, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इधर। जब आप डबल बॉन्डेड एटम को लिखेंगे तो ऐसे, ठीक है। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H और CH3, तो इधर जोड़ दें H और इधर जोड़ दें CH3। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H और CH3, तो इधर जोड़ दें H और इधर जोड़ दें CH3, सही है। क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? बिल्कुल, पहली कंडीशन पूरी। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग है। इससे जुड़े हुए भी अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों कार्बन जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी रखते हैं, और इंडिविजुअली कार्बन पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसे हैं? डिफरेंट है। इस कार्बन पर भी ग्रुप कैसे हैं? आपस में डिफरेंट है। ये GI की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसके अंदर GI होगा तो कैसे होगा? देखो, मैं ये कहूँ C डबल बॉन्ड C H CH3, इधर मैंने लिख दिया H और इधर मैंने लिख दिया CH3। H के सामने कौन है? H, बोले है कि नहीं है? CH3 के सामने कौन है? CH3 के सामने है CH3। ठीक, क्या आप इसका कोई दूसरा ओरिएंटेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ और इस बार CH3 को ऊपर लिख देता हूँ और H को नीचे लिख देता हूँ, सही है, क्लियर। अब आप खुद चेक करो, H के सामने कौन आ गया? CH3, और इस CH3 के सामने कौन आ गया? H। कंडीशन डिफरेंट हो गई। H के सामने H, H के सामने CH3, CH3 के सामने CH3, और यहाँ CH3 के सामने H। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है? नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। क्लियर है? अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो फिर ये GI का केस बनता है। अब देखो, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैंने इस कार्बन को घुमा दिया है, मैंने नहीं घुमाया। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये और ये स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्या? बिल्कुल अलग अलग है। तो ये स्ट्रक्चर भी पाई जाती है और ये भी पाई जाती है। ये बात अलग है कि इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में रूम टेम्परेचर पर बदला नहीं जा सकता क्योंकि रोटेशन लॉक है
है कि नहीं। लेकिन जब कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाए ना तो उसकी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल, जियोमेट्री पॉसिबल हो जाती है। एक तो ये वाली जियोमेट्री और एक ये वाली जियोमेट्री है, और दोनों इंडिविजुअली पाई जाती हैं। यानी इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक ये वाली फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म। ये फॉर्म इस फॉर्म में बदलती नहीं है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इस फॉर्म की जैसे दूसरी फॉर्म पाई तो जाती है ना। तो इस जो मॉलिक्यूल है इसके दो रूप हो गए ना, एक तो ये हो गया और एक ये, और दोनों ही इंडिविजुअली पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर जीआई पॉसिबल है क्या नहीं है। जबकि नॉर्मली जो हमने लिखा है उनकी दो फॉर्म नहीं है, इसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं हो सकती, इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जीआई नहीं होती है। लेकिन जिसमें जीआई आएगा उसकी अपने आप दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। एक तो वो जो रैंडमली आप बना देंगे, एक वो जिसमें ओरिएंटेशन बदला हुआ दिखेगा आपको। दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होती रूम टेम्परेचर पर, बट दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है और उसे ही हम लोग जीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1,1 डाइक्लोरो एथीन, चेक करना है इसमें जीआई होगा या नहीं होगा। दूसरा मैं कहता हूँ 1,2 डाइक्लोरो एथीन, चेक करना है, ठीक है। तीसरा मैं आपसे कहता हूँ 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन, और फिर मैं कहता हूँ 1 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। स्ट्रक्चर तो लिख सकते हो, एथीन है मतलब कार्बन कितने हैं? 2, इन लगा है मतलब डबल बॉन्ड है। 1,1 मतलब किसी एक कार्बन पर ही दो क्या लगे हैं? Cl, ठीक है। तो फिर दूसरे कार्बन पर क्या होंगे? H। बताओ मुझे जीआई की कंडीशन बताओ, क्या क्या कंडीशन होती है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो भाई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो रोटेशन तो लॉक है, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी, इंडिविजुअली कार्बन पर जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट, बट यहाँ तो दोनों क्या है? सेम। इंडिविजुअली कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप कैसे होने चाहिए? डिफरेंट, बट यहाँ तो कैसे हैं? सेम। क्या ये जीआई की कंडीशन फुलफिल करता है? नहीं करता, मतलब इसकी कोई दूसरी फॉर्म आप नहीं लिख सकते, कोशिश कर लें, लेकिन इसका कोई दूसरा ओरिएंटेशन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ ध्यान दो, 1,2 डाइक्लोरो एथीन, एथीन है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। 1,2 डाइक्लोरो मतलब एक पर Cl है और दूसरे पर भी Cl है, ये 1 हो गया और ये मान लो 2 हो गया। बाकी क्या होंगे? H। क्या रोटेशन लॉक है? बिल्कुल रोटेशन लॉक है क्योंकि डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पर, इंडिविजुअली कार्बन पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट है। इंडिविजुअली इस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं आपस में? डिफरेंट है। बोला है कि नहीं है? जीआई की कंडीशन पूरी करता है, इसका मतलब इसके अंदर आपको जीआई दिखाई देगा, मतलब इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होगी, डेफिनेटली होगी। कैसे होगी? तो देखो भैया, मैं एक ऐसा ओरिएंटेशन लिख दूँ, देखो Cl H HCl, ठीक है। दोनों में अंतर है, Cl के सामने कौन है? Cl, जबकि यहाँ Cl के सामने कौन है? H। बोलो अलग है कि नहीं है? यहाँ H के सामने कौन है? H, जबकि यहाँ H के सामने कौन है? Cl। दोनों की ओरिएंटेशन अलग है, समझ गए? इसलिए जब ऐसी कंडीशन हो ना तो उसकी दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करती है और इसके दो रूप हो गए और दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक। यहाँ देखो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन की बात करें, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, ठीक है। एक क्या होगा? डबल बॉन्ड। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड स्टार्ट है उसको 1 बोलो, 2 अगले को और 3 अगले को, सही है। 1,2 मतलब 1 पर भी Cl है और 2 पर भी क्या है? Cl है, सही है। इसके तो चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यहाँ CH3 कर दो और यहाँ H कर दो, सही है। बताओ रोटेशन लॉक है? बिल्कुल लॉक है, डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो ये तो जीआई की कंडीशन पूरी करता है क्योंकि रोटेशन लॉक्ड है। इंडिविजुअली कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट है, इंडिविजुअली कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट है, इसका मतलब जीआई होगा। और जीआई होगा तो डेफिनेटली इसकी दूसरी फॉर्म भी होगी कैसे? Cl के सामने कौन है? H। तो कोई फॉर्म ऐसी भी बनेगी जिसमें Cl के सामने क्या आ जाएगा? Cl। तो देखो मैं इसकी दूसरी फॉर्म लिख सकता हूँ ऐसे, सही है। अब देखो Cl के सामने कौन आ गया? Cl आ गया कि नहीं आ गया? जबकि यहाँ Cl के सामने कौन था? H। तो जैसे ही ये कंफर्म हो कि ये जीआई शो कर रहा है, इसका मतलब इसकी दूसरी फॉर्म 100% होगी,
ठीक है, जिसमें केवल और केवल किसका अंदर आएगा, ओरिएंटेशन का। जैसे Cl के सामने कौन आ गया, H, तो ओरिएंटेशन बदल गया, Cl के सामने कौन आ गया, Cl, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब GI का केस है ये। ठीक, 1 क्लोरोप्रोपीन की बात करें, प्रोपीन कितने कार्बन होते हैं बताओ, प्रोपीन में कार्बन होते हैं 3, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपीन, तो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसको 1 कहेंगे, और अगले को 2 और अगले को 3, और 1 पर है Cl, बाकी आप बैलेंस चीज कंप्लीट करें हाइड्रोजन से, यही होगा। रोटेशन लॉक्ड है, इस पर जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग, इस डबल बॉन्डेड पर जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग, इसका मतलब GI का केस है, बोलो है कि नहीं है। तो इस तरह से आप GI चेक करें। जब आप GI चेक करें आपको ये लगे कि हाँ भाई ये GI शो करेगा, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, तो डेफिनेटली फिर उसकी दूसरी फॉर्म भी होगी, ठीक है। लेकिन जब आपको लगे कि GI शो नहीं कर रहा है, क्यों शो नहीं कर रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण से मतलब जैसे रोटेशन फ्री हो तो भी GI का केस नहीं आएगा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि रोटेशन तो लॉक्ड हो, रोटेशन तो अलाउड ना हो, मगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर या जिस कार्बन पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उस पर सेम ग्रुप जुड़े हुए हों, तो फिर उसकी कोई दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए वो GI का केस नहीं होगा। मगर अगर दोनों कंडीशनों को पूरा कर रहा है कंपाउंड, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली उसकी दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, जिसमें केवल और केवल रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।